स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर एक्चुअली हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से जुड़ा हुआ कि जो हम ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। ट्रांसजेनिक का मतलब है वो वाले ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, यहाँ पे हम बात एनिमल्स की कर रहे हैं, तो वो वाले एनिमल्स जिनके जीनोम में हमने चेंज किया है, ऑल्ट्रेशन की है, क्योंकि हमने उनके जीन के अंदर या उनके डीएनए के अंदर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया बाय मैनिपुलेशन, जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिकली हमने चेंज कर दी, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, या फिर कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। अब जब हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो हमने कैपेबिलिटी है, हमने आज तक ट्रांसजेनिक रैट्स बनाए हैं, रैबिट्स बनाए हैं, पिग्स में ये प्रोसेस किया है, शीप, काउज एज वेल एज फिश। लेकिन ये ट्रांसजेनिक में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च होती है, 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ये एनसीईआरटी का फिगर है आपका। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, यानी इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने का हमारा मकसद क्या है, और एक इंसान को क्या बेनिफिट मिलेगा इन मॉडिफिकेशंस को करके। यानी उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर मॉडिफिकेशन, जब हम एनिमल्स के अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं तभी हम उनको ट्रांसजेनिक कहते हैं। तो वो मॉडिफिकेशंस करने का हमारा फ़ायदा क्या है, क्या पर्पज़ है, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए जी, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसमें आपको एनसीईआरटी ने बड़े सिंपल वे में कुछ पॉइंट्स बना के दिए हैं जो हमें एक्चुअली समझने हैं। पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स में चेंज करते थे, यानी कि हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए। अब इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम स्टडी करेंगे ताकि हम उनके ऊपर स्टडी ये कर सके कि किस तरह से डिफरेंट जीन्स को हम रेगुलेट कर सकते हैं, और किस तरह डिफरेंट जीन्स में थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन आने की वजह से वो एक बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को कैसे इंटरप्ट करता है। मैं आपको ये पॉइंट ऐसे समझाता हूँ। रिसर्चर्स ने सिंपली कहा, इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, देन व्हाट यू डू, यू मैनिपुलेट दैट जीन। आप उस जीन की मैनिपुलेशन करो। जैसे कि इस जीन का अगर सीक्वेंस था ABCDE, तो आपने इसका मैनिपुलेशन के बाद सीक्वेंस बना दिया ABDCE। तो ये था ओरिजिनल वन, दिस वाज द ओरिजिनल वन, एंड दिस इज द मैनिपुलेटेड वन। आफ्टर मैनिपुलेटिंग दिस, जिसके अंदर आपने ये मैनिपुलेटेड जीन डाला तो वो बन गया ना ट्रांसजेनिक, और ये था ओरिजिनल, आपका ओरिजिनल पर्पस। ट्रांसजेनिक में जब आपने इसका मॉडिफाइड वर्जन डाला, अब आप ये देखोगे कि उस ट्रांसजेनिक में क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी, नॉर्मल डेवलपमेंट होगी, या फिर उसके किसी प्रोसेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर हमें नज़र आया तो हम वो जो डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर एसोसिएट कर देते हैं इस जीन के साथ, यानी कि इस जीन का एक नॉर्मल फंक्शन था, अब उस जीन में मैनिपुलेशन आने की वजह से वो डिसऑर्डर आ गया। जैसे आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो कि सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर सीक्वेंस था गैग, वो गैग चेंज हो गया गग में, यानी कि एक ही जगह पे रिप्लेसमेंट आ गई, म्यूटेशन हो गई, तो इट गॉट रिप्लेस्ड बाय यू। तो अब आपने देखा ना कि उन लोगों की आरबीसीज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के अंदर इस बाइकनकेव से सिकल शेप की हो जाती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना, आरबीसी का नॉर्मल शेप रखना इस जीन का काम था, लेकिन इस जीन ने वो फंक्शन डिसरप्ट कर दिया। इसीलिए अगर हम किसी जीन को स्टडी करना चाहते हैं तो उस स्टडी को उस जीन का फंक्शन क्या है, पहले हम उस जीन की मैनिपुलेशन करेंगे और फिर उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स में देखेंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तब जाके वो फंक्शन हम उस जीन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाया, तो हमने देखा ना कि किस तरह से ये इंसुलिन बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो वो स्टडी पहले डॉग्स पे की गई, फिर काउस पे आ गई। इसीलिए कहता है कि कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हमारे बॉडी में जो है, जैसे कि इंसुलिन जो कि एक लाइक ग्रोथ हार्मोन की तरह है, तो अगर हम
अदर ऑर्गेनिजम्स के जीन्स भी डाल के दे इंसानों के अंदर या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर. वी वांट टू चेक इफ़ द जीन्स फ्रॉम अदर एनिमल्स विल बी पुट इनटू वन एनिमल. जैसे कि मैंने ह्यूमन का इंसुलिन वाला जीन माइस के अंदर डाल दिया. सो आई वांट टू चेक क्या इसका माइस के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट होगा कि नहीं, क्या ये माइस में वर्क कर पाएगा कि नहीं. इस तरह से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे पता चलेगा उस जीन का बॉडी के अंदर क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, क्या बायोलॉजिकल रोल था. आप समझे बात. तो पहला फंक्शन ये है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं हम टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्लियर. तो चाहे वो किसी हार्मोन का फंक्शन पढ़ना हो या किस तरह का फंक्शन, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा. उसके बाद स्टडी ऑफ डिजीज़. हमने क्या किया, हमने जानबूझ के इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में डिजीज़ेस करवाई, जैसे कि कैंसर या सिस्टिक फिब्रोसिस या रिमेटाइड आर्थराइटिस या अल्जाइमर्स. जब हमने इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर ये डिजीज़ेस कॉज करवाई तो हमने फिर देखा कि क्या हम इन डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन्स का जो हम इस्तेमाल करेंगे, उन मेडिसिन्स के इस्तेमाल से इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे क्या इनके सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे या फिर इन्हें कोई फ़र्क होगी. तो इस तरह से नए इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर पर्टिकुलर डिजीज़ इज़ बीइंग मेड पॉसिबल. क्योंकि खुदा ना करे किसी को रिमेटाइड आर्थराइटिस है, आप इंसान पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना कि पहले मैं ये एंटीबायोटिक दूं या वो ड्रग दूं, ऐसा दूं, नहीं. तो इसलिए पहले हमने क्या किया, हम इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम ये डिजीज़ेस ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कॉज करा रहे हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं एज अ मॉडल ताकि हम देखें कि उन एनिमल्स में किन ड्रग्स से इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा. अगर वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा आफ्टर वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे रिसर्च करने के बाद, देन वी कैन यूज़ दैट ड्रग फॉर द ह्यूमंस ऑल्सो. तो स्टडी ऑफ डिजीज़ पर्पज़ के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. और पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक आएगा इसका, ठीक है. जैसे हमने काफ़ी सारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए जिनमें हमने ह्यूमन की होने वाली डिजीज़ के ऊपर स्टडी की. उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे इसने कहा है कि जो मेडिसिन्स हम ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है और वो काफ़ी महंगे होते हैं, उनमें काफ़ी खर्चा होता है. इसीलिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना रहे हैं ताकि हम वो हमारे लिए उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके दे या प्रोड्यूस करके दे. जब वो हमारे लिए वो प्रोड्यूस करके देंगे, कैसे प्रोड्यूस करके देंगे, क्योंकि ह्यूमन का ही कोई जीन हम उनके अंदर डाल देंगे. जैसे कि हमने शीप के अंदर, ट्रांसजेनिक शीप के अंदर एक ह्यूमन प्रोटीन इंट्रोड्यूस किया, यानी कि एक जीन इंट्रोड्यूस किया जिससे एक प्रोटीन बनता था, उसका नाम है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन. ये जो जीन से बनने वाला प्रोटीन है, जीन का नाम अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन, और इससे ये प्रोटीन जो बनेगा, इससे ये डिज़ीज़ क्योर होगी, एम्फीसीमा. एम्फीसीमा में क्या हो जाता है, आपके लंग्स में, एल्वियोले में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है. तो ये ह्यूमन डिजीज़ है. तो इस ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हमें इस प्रोटीन की ज़रूरत थी. और ये प्रोटीन हमने कैसे प्रोड्यूस करवाया, हमने ये जीन ट्रांसजेनिक शीप में इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी शीप में इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो ट्रांसजेनिक बन गया. क्लियर. इसी तरह बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं. जैसे डिजीज़ है फिनाइल कीटोनीरिया, जहाँ पे उस बंदे के यूरिन में फिनाइल एलानिन एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो फिनाइल एलानिन एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा. इस डिसऑर्डर का नाम है फिनाइल कीटोनीरिया. या फिर सिस्टिक फिब्रोसिस, लंग्स के अंदर सिस्ट्स बन जाएंगे. तो ये जो चीज़ें हैं ये हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ही स्टडी करते हैं. इसी तरह 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई जिसका नाम था रोज़ी. तो ह्यूमंस में, फीमेल्स में जो मिल्क बनता है, ब्रेस्ट मिल्क बनता है जिससे हम बेबी को फीड करते हैं, हमने वही जीन आइसोलेट किया और इस काऊ के अंदर इंट्रोड्यूस किया. तो इस काऊ के अंदर जो अब मिल्क बन रहा था, दैट वाज ह्यूमन मिल्क, राइट. ह्यूमन अल्फा लैक्टाब्यूमिन, जो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट था एक बेबी के लिए दैन द नेचुरल काऊ मिल्क. यानी खुदा न करे कल को किसी की मदर की डेथ हो जाए तो उन बेबीज़ को फीड करने के लिए हम एक ह्यूमन के ही जीन से बनाया गया, ह्यूमन के ही जीन को उठा के काऊ में इंट्रोड्यूस करने से उसने जो मिल्क प्रोड्यूस किया
तो दैट रिजम्बल्स दैट ऑफ ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन फीमेल मिल्क। सो इस तरह से हम वो मिल्क की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ये भी इस्तेमाल बन जाएगा, थर्ड पॉइंट बन जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। उसके बाद वैक्सीन सेफ्टी। कोई भी नया वैक्सीन जब बाज़ार में आता है तो डायरेक्टली वो ह्यूमंस पे ट्राई नहीं किया जाता, सबसे पहले वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है कि हम देखेंगे कि इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर जब हम इन वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं तो क्या इनके बॉडी कोई साइड इफ़ेक्ट शो करेगी। अगर वो साइड इफ़ेक्ट शो करेगी तब जाके उस वैक्सीन को डिस्कार्ड किया जाता है, उसको अबॉर्ट किया जाता है उसकी प्रोडक्शन को। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल रहा तो इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़। और पहले पहले ये वैक्सीन सेफ्टी जो थी ये टेस्टिंग मंकीज़ पे की जाती थी, लेकिन अब ट्रांसजेनिक माइस पे भी इस्तेमाल की जाती है। क्लियर। और आखिर में कोई भी नया केमिकल जब हम टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी सेफ्टी टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का ही यूज़ करते हैं। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते वक्त उनको ये ध्यान रखते हैं कि उनमें ऐसे जीन्स आए जो ज़्यादा सेंसिटिव हो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की तरफ देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फिर जब उनको इन टॉक्सिक सब्सटेंस की तरफ एक्सपोज किया जाएगा, हम उनकी इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से इस ड्रग के ख़िलाफ़ वो क्या रिस्पॉन्स शो करते। वही फिर हमारी रिसर्च बन जाती है और उसी रिसर्च के बिना पे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते और बाद में फाइनली कोई रिजल्ट डिसाइड होता है। ठीक है। सो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन वेरी लेस टाइम। तो ये 5 पॉइंट्स एनसीईआरटी ने बताए हैं जो हमें फ़ायदा है किन के से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने से। तो पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझना। दूसरा, स्टडी ऑफ डिजीज़ को समझना कि किन डिजीज़ पे क्या क्या ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट करेगा। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी केमिकल की टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है, या छोटा सा ये लेक्चर है उसके रिगार्डिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के रिगार्डिंग। सो प्लीज़ डू वॉच इट, एंड इसके नोट्स ये कंप्लीट है, सो यू कैन चेक इट।